हेलो डियर स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद संजीव सर में। और आज हम लोग ऑडिटिंग का सेकंड चैप्टर लेकर के आए हैं और इससे आगे के जो चैप्टर्स हैं वो भी बड़े अच्छे तरीके से हम आपके लिए कराएंगे। बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और ऑडिटिंग वो सब्जेक्ट है जिसमें आप अच्छे तरीके से लिख करके और मार्किंग है बहुत अच्छी ला सकते हो। तो आइए शुरुआत करते हैं तुरंत और आपके लिए हम समझाते हैं यहां पर कि किस तरीके से आपको यह ये ऑडिटिंग के लिए तैयार करना है, जिससे कि परीक्षा में जितने भी क्वेश्चन आए उनको तो हम अच्छे से कर ही पाए और उनको समझ पाए कि वो पूछना क्या चाह रहा है। ऑडिटिंग का पूरा मतलब तो आप इससे पहले वाले क्लासेस को आपने देख लिया होगा, समझ गए होंगे कि इसका सीधा सा मतलब होता है अंकेक्षण करने से। और अंकेक्षण कुछ और नहीं है, एक ऐसी जांच पड़ताल है जिससे हमें अपनी भूलवश कोई गलती हो गई है उसका भी पता चलता है, अगर किसी ने छल कपट किया है उसका भी पता चलता है, अगर कहीं पर कोई धोखाधड़ी कर रहा है उसका भी पता चलता है। इन सब चीजों से बचने के लिए खातों की गहन जांच पड़ताल कराना ही हमारा क्या कहलाता है, अंकेक्षण कहलाता है। तो चलिए यहां पर अब हम समझाने का प्रयास करेंगे। ओके, और यहां ये अभी हम जो चैप्टर आपका स्टार्ट किए हैं वो सेकंड चैप्टर है जिसका नाम है कि मीनिंग एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ ऑडिटिंग। ऑडिटिंग का अर्थ क्या है और इसके उद्देश्य क्या है। ठीक है, दो चीजें हैं। पेपर में जब भी आपके लिए कहीं कोई दिक्कत महसूस हो, सबसे पहले आप एक काम कीजिएगा कि पेपर को हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़िएगा, अंदाजा खुद लग जाएगा कि वो पूछ क्या रहा है। जो पूछ रहा है बस टू द पॉइंट उसी के बेस पे आपको चलना है। ठीक है, चलो यहां पर भी हम देखते हैं। देखो यहां अंकेक्षण का इस वाले चैप्टर में इतनी चीजें कवर होंगी। क्या क्या कवर होंगी? अंकेक्षण का अर्थ, उद्देश्य, महत्व, क्षेत्र और सीमाएं, इतनी होंगी। और क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, कि अंकेक्षण से आप क्या समझते हो, इसके उद्देश्यों को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो यहां पर हम आपको जो समझा रहे हैं उसी तरीके से आपको समझना है और लिख देना है। हालांकि इसके संपूर्ण बारे में इस विस्तार से तो लिखा हुआ है। तो अंकेक्षण को अंग्रेजी में ऑडिट कहते हैं। ठीक, अंकेक्षण को अंग्रेजी में ऑडिट कहते हैं, जिसकी जो उत्पत्ति है वो लैटिन भाषा के ऑर्डरे शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है सुनना या समझना। अब सुनना और समझना का सीधा सा मतलब है कि हम व्यापार कर रहे हैं तो जितनी भी व्यापार में ट्रांजेक्शंस हुए हैं, जितने लेन देन हुए हैं, उनको कहीं ना कहीं पर विधिवत रूप से लिखा गया होगा, जिससे कि एक डेटा बन सके, आंकड़े बन सके और उन्हीं के बेस पे पर्याप्त मात्रा में टैक्स चुकाया जा सके और उससे लाभ हानि का पता लगाया जा सके। हमारा व्यापार उन्नति की ओर है या अवनति की ओर है, इसका पता लगाया जा सके। इन सब चीजों के लिए व्यापार में रखी हुई पुस्तकों का, व्यापार का नहीं, व्यापार में रखी हुई पुस्तकों का गहनता से अध्ययन कराना क्या कहलाता है? अंकेक्षण कहलाता है। ठीक है, तो इसका आगे यहां पर लिखना है कि प्रारंभ में अंकेक्षण का कार्य लेखापालकों द्वारा लेखा पुस्तकों किए गए लेखों को सुनकर ही किया जाता था। जो व्यक्ति या न्यायाधीश लेखा पुस्तकों सुनकर अपना मतलब मंतव्य देता था या डिसीजन देता था या स्पष्टीकरण मांगता था, उसे अंकेक्षक कहते थे और उसके द्वारा जो किया गया कार्य है उसे हम अंकेक्षण कहते थे। तो शुरुआत में तो केवल इतना था कि एक विशेषज्ञ था तो केवल सुनता था कि क्या क्या लेन देन हुए, क्या क्या लेन देन नहीं हुए, लेकिन ये अब वर्तमान समय में ऐसा नहीं है। तो इस तरीके से अंकेक्षण वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो क्या है, असलियत रूप से ये यहां से और यहां तक एकदम क्लियर है। ठीक है, और यहां लिखा भी है अंकेक्षण का आशय किसी संस्था के लेखांकन संबंधी पुस्तकों, उससे संबंध प्रपत्रों की शुद्धता, पूर्णता, नियमा अनुकूलता की जांच करना है। बस यही चीज, तीन बातें बहुत महत्वपूर्ण रूप से इसके अर्थ में आपके लिए लिखनी है कि जो अंकेक्षण है उसमें सबसे जो महत्वपूर्ण बात है कि ये जितनी भी पुस्तकें रखी हुई हैं वो या उनसे संबंध जो बिल वाउचर्स है, प्रपत्र है, कागज है, प्रलेख है, वो सही है या नहीं है, पूरे हैं या नहीं है, नियमानुसार है या नहीं है, इसकी जांच करना, जिससे व्यापारिक संस्था की आर्थिक स्थिति का सही सही ज्ञान प्राप्त हो सके, इसी को हम क्या कहते हैं? अंकेक्षण कहते हैं। तो इस तरीके से आपने समझ लिया कि अंकेक्षण कुछ और नहीं है बल्कि
कोई व्यापारिक संस्था जितना भी लेन देन कर रही सभी लेन देनों को लिखती है। उन लिखे गए लेन देनों में वास्तविकता है या नहीं है, शुद्धता है या नहीं है, वो नियमानुसार है या नहीं है, इसकी गहन जांच पड़ताल करना क्या कहलाता है? अंकेक्षण कहलाता है। उम्मीद है कि अंकेक्षण समझ गए। एक परिभाषा कोई छोटी सी इनमें से देख लेना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं हम अंकेक्षण की विशेषताओं की। और अंकेक्षण की विशेषताएं बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से पूछी भी जा सकती हैं। ठीक है, देखो कौन कौन सी हैं अंकेक्षण की विशेषताएं। अंकेक्षण की विशेषताओं में पहली जो विशेषता है वह है कि नंबर एक, किसी न किसी संस्था का होना। यानी अंकेक्षण जब भी कराया जाएगा, गहन जांच पड़ताल होगी तो होगी किसकी? किसी न किसी संस्था को बेस बना करके तब अंकेक्षण किया जाता है। तो पहली विशेषता किसी न किसी संस्था का होना। दूसरा, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष व्यक्ति। जो व्यक्ति अंकेक्षण करता है वह स्वतंत्र होता है और निष्पक्ष होता है, उस पर किसी भी प्रकार का कोई दबाव नहीं होता है। नंबर तीन, लेखा पुस्तकों की शुद्धता एवं सत्यता की जांच। जो अंकेक्षण होता है इसकी विशेषता है कि इसमें व्यापारिक जो क्रियाकलाप हो रहे हैं उनके हिसाब किताब की जो पुस्तकें हैं उनकी शुद्धता और वास्तविकता की माप की जाती है। अगला है प्रमाणकों का प्रयोग। ये प्रमाणक किसे कहते हैं? प्रमाणक कहते हैं बाउचर्स के लिए। बाउचर क्या होता है? जैसे बाजार से आपने कोई भी सामान परचेज किया तो उसका एक मतलब बाउचर बनाएंगे हम लोग, ठीक है, उस पर लिखेंगे कौन सी सामग्री किस डेट के लिए कितने रुपए की है, कहां से आई, किसकी दुकान से आई और उसका नगद भुगतान हुआ या उधार। तो एक ये प्रपत्र तैयार कर लिया, ये चीज बाउचर कहलाती है और ये मिलाए जाते हैं। ठीक है, तो प्रमाणकों का इसमें प्रयोग किया जाता है। और प्रमाणकों का प्रयोग दूसरा एक चीज और है कि कुछ मानक लेकर के चले जाते हैं जिनके बेस पे अंकेक्षण प्रक्रिया अपनाई जाती है कि किस किस तरीके से काम होना चाहिए, वो भी प्रमाणक ही कहलाते हैं। अगला, निश्चित अवधि। यानी जो अंकेक्षक होता है टाइम बेस्ड होता है, वो एक निश्चित पीरियड के लिए किया जाता है, जो कि मासिक हो सकता है, तिमाही हो सकता है, छमाही हो सकता है, वार्षिक हो सकता है। ठीक है, तो इसमें टाइम पीरियड भी निश्चित होता है। अगला है सूचना एवं स्पष्टीकरण। इसमें सूचनाएं भी दी जाती हैं और स्पष्टीकरण लिया भी जाता है। ठीक है, विभिन्न प्रकार की सूचनाएं हैं जो जरूरत पड़ती है उनको लिया जाता है और स्पष्टीकरण भी लिए जाते हैं। सिद्धांत, अगला 7वें नंबर पर सिद्धांतों का पालन। सिद्धांत कहते हैं विभिन्न नियमों के लिए, यानी अंकेक्षण प्रक्रिया में तमाम नियमों का पालन किया भी जाता है। ओके, तो इस तरीके से सिद्धांतों का इसमें पालन भी हो जाता है। अगला है विज्ञान एवं कला। अंकेक्षण विज्ञान और कला दोनों ही माना गया। हमारी पूरी कॉमर्स, कला और विज्ञान दोनों मानी गई। क्यों मानी गई है? क्योंकि इसमें विभिन्न नियम ऐसे फॉलो किए जाते हैं जो सार्वभौमिक है, जिनमें सत्यता है, जो एक जैसे रहते हैं, इसलिए विज्ञान है। और कला किसी काम को करना सिखाती है, ठीक उसी प्रकार से जो अंकेक्षण एक विशेष तरीके से होता है, इस कारण से अंकेक्षण कला और विज्ञान दोनों है। अगला है प्रतिवेदन। प्रतिवेदन कहते हैं रिपोर्ट के लिए। जब अंकेक्षण पूरा हो जाता है तो एक रिपोर्ट भी प्रदान की जाती है, ये भी इसकी विशेषता है। और जो 10 नंबर है वो है कर्मचारियों पर नियंत्रण। कर्मचारियों पर नियंत्रण। जो अंकेक्षण प्रक्रिया है, ये होने से जितने भी कर्मचारी हैं वो अपने समस्त क्रियाकलाप बड़े अच्छे तरीके से करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि गहन जांच पड़ताल हुई तो हमको कहीं दिक्कत ना हो। अगर हम जालसाजी करेंगे, कहीं पर गलती करेंगे तो हमारी पकड़ी जाएगी। तो इस भय से बचने के लिए वो भी क्या करते हैं, क्रियाकलापों को सही करते हैं। तो कर्मचारियों की पर भी इससे नियंत्रण बना रहता है। तो ये विशेषताएं हैं, आपने देखी 10 विशेषताएं मैंने यहाँ पर बताई, एकदम पर्याप्त है। इनके बारे में 2-2 3-3 लाइनें अगर आप लिख दोगे तो भी बहुत अच्छा आपका जाएगा। और इसमें आप आगे देखेंगे अंकेक्षण के उद्देश्य बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके उद्देश्यों को 2 भागों में यहाँ पर बांट लिया गया है। कौन कौन से उद्देश्य हैं यहाँ पर? पहले नंबर पे है मुख्य उद्देश्य, दूसरे नंबर पे है सहायक उद्देश्य। ठीक है, तो मुख्य उद्देश्य में तो एक ही बात निकल करके आती है और वो है कि जो अंकेक्षण प्रक्रिया है उसमें व्यापार में लिखी हुई लेखा पुस्तकों की और जो प्रपत्र हैं, बाउचर्स हैं, उनकी गहन जांच पड़ताल करना इसका पहला उद्देश्य होता है। अब बात करते हैं इसका सहायक उद्देश्य। सहायक उद्देश्य कौन से होते हैं? इसमें कम से कम नहीं तो 8-10 लाइनें उसी बेस पे आप लिख दोगे। अब सहायक उद्देश्य होते हैं साथ वाले। पहला सहायक उद्देश्य है त्रुटियों का पता लगाना है, यानी अंकेक्षक से अगर कहीं कोई गलती हुई है तो उसका पता लगाने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, और अगला है छल कपट का पता लगाना। कोई कर्मचारी अगर कहीं ना
कहीं कोई जानबूझ करके अगर धोखाधड़ी कर रहे हैं तो उसके लिए भी इसके माध्यम से पता लगाया जा सकता है। तीसरा है छल कपट को और धोखाधड़ी को रोकना और गलतियों को रोकना, ये इसका भी तीसरा उद्देश्य है। क्यों? क्योंकि अगर जब अंकेक्षण होता है तो गलती करने वाले को पहले से ही पता होता है कि इस बार तो अंकेक्षण होगा, जब अंकेक्षण होगा तो हमारी ये त्रुटि पकड़ी जाएगी। तो तीन चीजें हो गई, पहली कौन सी हो गई, त्रुटियों का पता लगाना, दूसरा हो गया छल कपट का पता लगाना और तीसरा इन दोनों को रोकना भी। ठीक है, तो ये सहायक उद्देश्य होते हैं। मुख्य उद्देश्य जो होता है वो उसमें वही चीज डालेंगे हम लोग। ठीक है, व्यापारिक संस्था का अगला की आर्थिक स्थिति का पता लगाना और व्यापारिक जो हमारी किताबें हैं उनको चेक करना। ठीक, अगला अन्य उद्देश्य में हम लोग चलते हैं और अन्य उद्देश्य में कर्मचारियों पर नैतिक प्रभाव डालना। ठीक है, ये मतलब होता है। दूसरा अधिनियमों के आदेशों की पूर्ति करना, सरकारी अधिकारियों को संतुष्ट करना, प्रबंधकों को सलाह देना। ये चार अन्य उद्देश्य में निकल करके आते हैं। तो तीन उद्देश्य हो गए, मुख्य उद्देश्य हो गए, सहायक उद्देश्य हो गए और अन्य उद्देश्य हो गए। इस तरीके से ये तीनों उद्देश्यों में कैटेगराइज करना। ठीक है, और कैटेगराइज करके और तब आप अच्छे से डिस्प्ले करना। ठीक है, और बहुत अच्छा एग्जाम आपका जाएगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। उद्देश्य इंपॉर्टेंट है इसके, और उद्देश्यों के बाद में यहां पर एक सेकंड ये आया अंकेक्षण का महत्व एवं लाभ। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अंकेक्षण का महत्व एवं लाभ। ठीक, देखो अब ये तो हमें पता चल गया कि अंकेक्षण का सीधा सा उद्देश्य है कि व्यापारिक पुस्तकों को या व्यापारिक गतिविधियों को, व्यापार में रखे गए समस्त क्रियाकलापों को बारीकी से चेक करना। ठीक, अब इसके उद्देश्य भी क्लियर हो गए। अब इससे लाभ क्या होगा? ठीक है, तो जिसके लिए ये हम कर रहे हैं, तो यहाँ इसके जो लाभ है या महत्व है इसको इस तरीके से स्पष्ट कर सकते हैं कि अंकेक्षण किसी भी व्यापारिक संस्था के लिए अति लाभदायक है, जिसको निम्न प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है। पहला लाभ है व्यापार की वास्तविक स्थिति का ज्ञान। यानी जो मालिक होता है, पुस्तकें कुछ दिखाती रहे और उसको अपने व्यापार की वास्तविक स्थिति की जानकारी अगर पता लगती है, अंकेक्षण के माध्यम से पता लगती है कि हमारी लेखा पुस्तकें सही है तो उनसे हमें प्रॉफिट कितना हो रहा है। दूसरा है त्रुटियां, छल कपट प्रकट होना। इससे तमाम तरह की गलतियां हैं वो भी पता लग जाती हैं। कोई किसी प्रकार की अगर दिक्कत है तो वो भी पता लग जाती है। तो ये भी इसका एक लाभ है कि जो गलतियां हैं, त्रुटियां हैं, उनकी भी जानकारी यहाँ से मिल जाती है। तीसरा है कर्मचारियों की कार्य कुशलता में वृद्धि। यहाँ से क्या होता है कि जो कर्मचारी है उन्होंने कार्य कितने अच्छे ढंग से किया है, ये भी अंकेक्षण से पता चल जाता है। अगला है चौथे नंबर पे लेखा विभाग के कर्मचारियों के कार्य की परीक्षा, और जो अकाउंटिंग वर्क कर रहे हैं उनकी तो अंकेक्षण कराना एक प्रकार की परीक्षा होती है कि अगर ये 100% शुद्ध बैठता है तो इसका मतलब है कि उन्होंने कार्य सही किया है, अगर सही नहीं बैठता है तो इसका मतलब है कि उन्होंने कार्य सही नहीं किया। अगला है व्यावसायिक प्रतिष्ठा में वृद्धि। जब अंकेक्षण हो जाता है तो इससे व्यापार की प्रतिष्ठा और बढ़ती है। व्यापार के जो क्रियाकलाप हैं उनके शुद्ध होने से बहुत चीजें ऐसी हैं जो और अच्छे से क्लियर होती हैं। अगला है न्यायालय में साक्ष्य के रूप में प्रयोग करना। जो अंकेक्षण है इसके लिए जरूरत पड़ने पर न्यायालय में भी साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। वार्षिक खातों की तुलना करने में सहायक। सॉरी, यहां पर मैं बता दूं कि गत वर्ष में क्या रिजल्ट रहे और इस बार में क्या रिजल्ट रहे, इन दोनों का कंपैरिजन भी ऑडिटिंग के माध्यम से किया जा सकता है। यानी खातों का जो मिलान है वो भी किया जा सकता है, वार्षिक खातों की तुलना की जा सकती है कि पिछले साल से इस बार हमने कितनी वृद्धि की, यानी कितना हम प्रमोशन में गए या कितना हम डिमोशन में गए। 8वें नंबर पे है कर निर्धारण में सहायक, यानी टैक्स कितनी मात्रा में लगाया जाए, इसमें भी बहुत कुछ हेल्पफुल है ये। अगला है ऋण लेने में सुविधा। बैंकें जो लोन देती हैं उस टाइम भी देखती हैं कि ऑडिट आपका हुआ है नहीं हुआ है, क्योंकि उससे व्यापार की आर्थिक स्थिति का पता लगता है। क्षतिपूर्ति में सहायक, अगर कोई संपत्ति है जिसका नुकसान हुआ है तो उसके लिए भी हम पूर्ति करा सकते हैं, किसके माध्यम से? ऑडिट के माध्यम से। दिवालिया आदेश प्राप्ति में भी सहायक है। व्यापार के विक्रय एवं संयोजन में भी सहायक है। अगर कोई व्यक्ति ये सोचता है कि नहीं मैं व्यापार बेच दूंगा तो उसमें भी यहाँ से काफी
कुछ आंकड़े उठा करके और व्यापार की वैल्यू को निकाल लिया जाता है। अगला है लाभांश और बोनस वितरण में भी ये सहायक है। जो कंपनियां अपने जो मालिक होते हैं, अंशधारी होते हैं, उनको लाभांश या बोनस देती हैं, तो उनको भी अंकेक्षण के बेस पे निर्धारित किया जा सकता है, क्योंकि अंकेक्षण से पता लग जाता है कि प्रॉफिट हुआ तो कितना हुआ, ठीक है, और सही सही स्थिति का भी पता लग जाता है। अगला श्रम संबंधों में सुधार। इससे क्या होता है कि श्रमिक अंकेक्षण के भय से कार्य सही करते हैं, तो जो मालिक है उनको प्रॉफिट भी होता है, तो मालिक में और श्रमिकों में जो संबंध है वो भी अच्छे बने रहते हैं। तो ये इसके क्या थे, लाभ थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, 14 लाभ यहाँ पर हमने बताए हैं। ओके, इतने लाभ अगर आपने लिख दिए तो वैसी मार्किंग आपकी बहुत अच्छी आ जाएगी, ठीक है। अब दोष और देख लेते हैं इसके। लेखाकर्म और अंकेक्षण में अंतर, ये भी देख लेना, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेखाकर्म में क्या होता है कि सारा अकाउंटिंग वर्क किया जाता है और अंकेक्षण में सब जांच की जाती है, ठीक है। कार्य की प्रकृति है, ये कार्य की प्रकृति जो हमने अभी बोला वही है कि लेखाकर्म में क्या होता है, समस्त कार्य लेखांकन का किया जाता है और अंकेक्षण में जांच पड़ताल की जाती है। उद्देश्य, लेखाकर्म का उद्देश्य समस्त बातों को लिखना और अंकेक्षण का उद्देश्य होता है कि उसको चेक करना। नियम एवं सिद्धांत, जो लेखाकर्म है उसके नियम सिद्धांत अलग है, अंकेक्षण के अलग है। प्रारंभ, सबसे पहले लेखाकर्म शुरू होता है, अंकेक्षण बाद में होता है। उद्गम, समस्त लेन देनों की जो लेन देन है उनको लिखने से इसकी शुरुआत होती है लेखाकर्म की, और जो अंकेक्षण है उसकी पुस्तकों को लिखने के बाद शुरुआत होती है। योग्यता, लेखाकर्म के लिए कम योग्य व्यक्ति की जरूरत होती है, लेकिन अंकेक्षण चूंकि उसको और पकड़ता है तो उसमें और ज्यादा योग्यता की स्थिति मतलब जरूरत होती है। स्थिति, ये पूर्व की स्थिति है, वो बाद की स्थिति है। रिपोर्ट, लेखाकर्म में रिपोर्ट नहीं बनानी पड़ती है, अंकेक्षण में एक रिपोर्ट मिलती है। पारिश्रमिक, जो लेखा कर्म वाला है उसको पारिश्रमिक जो मिलता है मंथली बेस पे मिलता है, और जो अंकेक्षक होता है उसको अपने कार्य के बेस पे मिलता है। नियुक्ति, जो लेखाकार होता है उसकी नियुक्ति नियोक्ता द्वारा की जाती है, व्यापार के स्वामी द्वारा की जाती है, और जो अंकेक्षक होता है उसकी नियुक्ति सरकार के द्वारा भी की जा सकती है। उत्तरदायित्व दोनों में अलग अलग है, ठीक है। तो इस तरीके से ये अंतर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसके बाद में अंकेक्षण के लाभ ये करवा चुके हैं किसी संस्था के, यहाँ पर बता दिए होंगे, इसको आप लोग तैयार कर लोगे, ठीक है। लेखाकर्म और अंकेक्षण जो अभी हम बता रहे थे, इसमें अगर अंतर भी आ जाए लिखने के लिए तो यही वाला लिख देंगे, सिंपल सा है अंतर, बहुत टफ नहीं है। अभी हमने समझाया था कि वही चीज है, ठीक है, और इसके बाद में कुछ नहीं है, ठीक, इतना सा ही इसमें तैयार करना। यहाँ से एक लॉन्ग क्वेश्चन बचेगा नहीं, आएगा जरूर, और अभी इसके लिए तैयार कर लीजिए। इस चैप्टर के बाद में हम तुरंत करवाते हैं नेक्स्ट चैप्टर। तो कैसा लगा ये वाला चैप्टर जरूर बताइए।